हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए हम अपनी नेट जेआरएफ की जो क्लासेस है दिसंबर 2026 का टारगेट जो हमारा बैच है, उसमें हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं, थ्योरी का जो पार्ट है, उसमें हमने शुरुआत जो करी है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो हर एक स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, पीटर बेरी की। उसकी लाइन टू लाइन हम स्टडी करेंगे, एक-एक लाइन की स्टडी करेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको आपको नोट कराएँगे, आप नोट करते जाइएगा और वीडियोज़ की हेल्प से आप एक बुक ले लीजिएंगे तो द बेस्ट, नहीं तो पीडीएफ भी है, पीडीएफ के थ्रू आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, तो आप लोग सीरियस होकर पढ़िएगा। तो कल ये इंट्रोडक्टरी क्लास हमारी चली थी, जहाँ पर हमने कुछ इन पे जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में चर्चा किया था। और साथ-साथ में हमने क्या-क्या उसमें पढ़ेंगे, और पीटर बेरी ने कुछ अपने जो उनके स्टॉक टॉकिंग्स थे, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। और आज हम उसी को आगे बढ़ाएँगे। आज हम आएँगे, पहला चैप्टर जो हमारा है, थ्योरी बिफोर थ्योरी, लिबरल ह्यूमनिज़्म का, इसको हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। और वीडियोज़ आपको लगातार अपलोड होते रहेंगे आपके अपने जो आपका चैनल है, आप सब लोग जानते होंगे। जो एक बच्चे यहाँ पर थोड़े नए हैं, जिनको नहीं पता है कि हमारा प्ले स्टोर पर चैनल का अपना, आपका अपना एप्लीकेशन है, दैट इज़ लिटरेचर क्रैक नाम से ही है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर जो कोर्स है नेट जेआरएफ का, उसके लिए आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए। आपको सारे वीडियोज़ एंड पीडीएफ्स एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। और हमारे वाईटी पर जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपको जो है, उस पर भी आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। यूट्यूब चैनल जो कि इसी नाम से है, लिटरेचर क्रैक के नाम से। आप इसको भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी होता है वो सब आप कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तो ये नेट जेआरएफ की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ख़ास करके ऐसे बच्चों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, हमारे वो बच्चे जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से मैं मोस्टली बिलॉन्ग करते हैं। हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से रादर अगर मैं कहूँ, तो जो हिंदी थोड़ा-सा हिंदी में समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं, और ख़ास करके ऐसी जगहों से पढ़े हुए हैं जहाँ पर उनको बेसिक जो होती हैं, बेसिक चीज़ें वो उतनी अच्छे से या तो पढ़ाई नहीं गई, ये तो मैं एज़ अ टीचर नहीं कहूँगा, उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं है, यही मैं कहूँगा। तो जो भी उनका बेसिक्स है, उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और वो चीज़ों को समझ सकें। नहीं तो वो फिर इसी जाल में उलझ जाते हैं, सिलेबस के ही जाल में उलझ जाते हैं और कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो उन बेसिक्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, इसीलिए हम जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उनकी लाइन वाइज़ लाइन स्टडी करते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आप चीज़ों को अच्छे से समझें, तब आपका दिमाग खुलेगा, तब आप अच्छे से पढ़ेंगे। आने वाले समय में मेरा जो टारगेट है, वो ऐसे बच्चों तक पहुँचना है, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए किसी कारणवश, या ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से बहुत अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, उनको यहाँ पर मिनिमल जो प्लेटफ़ॉर्म चार्जेज़ हैं, उसमें कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। और ख़ास करके रिज़ल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी, ताकि आप बेहतर रिज़ल्ट दे सकें। आपका जितना बेहतर रिज़ल्ट होगा, उतना ज़्यादा प्लेज़र, नेम, फेम मेरा भी जुड़ेगा आपके साथ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बेहतर दूँ, आप अपना बेहतर करिए और इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है, थ्योरी बिफोर थ्योरी, लिटरेरी ह्यूमनिज़्म का, आइए उसको हम लोग, लिबरल ह्यूमनिज़्म का, उसको हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश स्टडीज़। बेरी साहब कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड लिबरल ह्यूमनिज़्म। लिबरल ह्यूमनिज़्म को समझना थोड़ा-सा मुश्किल है, जो है किस दैट इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच टू इंग्लिश स्टडीज़। लिबरल ह्यूमनिज़्म है क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच है। जब हम इंग्लिश को समझने का जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, वो हम जब अपनाते हैं, तो हमारा लिबरल ह्यूमनिज़्म कहलाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो कह रहे हैं लिबरल ह्यूमनिज़्म को हम तब तक नहीं समझ सकते विदाउट नोइंग समथिंग अबाउट हाउ इंग्लिश डेवलप्ड एज़ एन एकेडमिक सब्जेक्ट। लिबरल ह्यूमनिज़्म को समझ ही नहीं पाएँगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट डेवलप कैसे हुआ, क्यों हुआ, ना? तो इसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगले कुछ पेजेज़ में। ये हमारे बेरी साहब कह रहे हैं कि आपको बताया जाएगा कि इंग्लिश का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब यहाँ पर इनका जो स्टॉप एंड थिंक वाली टेक्निक है, कल हमने आपसे चर्चा करी थी, उसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। The multiple choice questions below indicate the scope of what is touched upon in this section.
नीचे इन्होंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन चॉइसेस के थ्रू वो बताते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या-क्या उन्होंने बताया हुआ है। अंडरलाइन व्हाट यू थिंक आर द राइट आंसर्स बिफोर रीडिंग फर्दर। आगे पढ़ने से पहले आप खुद आंसर दीजिए कि क्या ये सही आंसर है एंड देन करेक्ट योर आंसर्स इफ नेसेसरी एज यू रीड ऑन। उसके बाद अपने आंसर्स को करेक्ट करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हेन डू यू थिंक इंग्लिश वाज फर्स्ट टॉट एज अ डिग्री सब्जेक्ट इन इंग्लैंड। पहला तो आप नॉलेज चेक करिए कि डिग्री सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको देख लीजिए। देन दूसरा क्वेश्चन है एट विच इंस्टीट्यूशन वाज इंग्लिश फर्स्ट टॉट एज अ डिग्री सब्जेक्ट इन इंग्लैंड। डिग्री में सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश पहली बार किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया गया। ऑक्सफोर्ड में था, कैम्ब्रिज में था कि लंदन यूनिवर्सिटी में था, साउथहैम्पटन में था, कहाँ था या इनमें से कहीं नहीं। Until the 19th century, you had to be a member of the Anglican Church and male to take a degree in England. True or false? 19वीं शताब्दी तक आपको जो है एक मेल होना जरूरी है, एंगलिकन चर्च का मेंबर होना जरूरी है अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं। इंग्लैंड में ऐसा कुछ था कि एपिस्कोपलियन से आप रिलेटेड हों, मेल हों तभी आप डिग्री ले सकते हैं। क्या ऐसा कुछ था? ये सही है या गलत है आपको बताना है। Until the 19th century, lectures on degree course in England had to be unmarried Church of England clergy. True or false? ये भी बताता है कि 19th century तक अगर आपको डिग्री कोर्सेज में लेक्चर्स लेने हैं तो आपको अनमैरिड होना जरूरी था। ये भी अगर आपको एज अ लेक्चरर ज्वाइन करना है तो क्या ये सही है कि गलत है। Until the 19th century, women were not allowed to take degrees in England. 19वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में विमेन को डिग्री लेना अलाउ नहीं था। क्या ये सही है गलत है। इन द अर्ली 20th सेंचुरी women could take डिग्री कोर्सेज इन इंग्लैंड और अर्ली 20th सेंचुरी में ही महिलाओं को डिग्री मिल सकती थी इंग्लैंड में, बट वर नॉट अलाउड टू रिसीव डिग्रीज। लेकिन डिग्रीज को ले नहीं सकते थे, डिग्री कोर्सेज कर सकते थे लेकिन डिग्री को ले नहीं सकते थे। ऐसा था, सही है कि गलत है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आने वाले पेजेस में आपको मिलेंगे, इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए क्या इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो बेरी साहब कह रहे हैं टू एक्सप्लेन द राइज ऑफ इंग्लिश स्टडीज वी नीड टू इंडिकेट ब्रीफली व्हाट हायर एजुकेशन वाज लाइक इन इंग्लैंड अंटिल द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। कह रहे हैं अगर ऊपर जो भी चीजें दी गई हैं और इंग्लिश का राइज हुआ इंग्लिश स्टडी का इंग्लैंड में, अगर इसको आपको समझना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इंग्लैंड में हायर एजुकेशन की क्या पोजीशन थी 19th सेंचुरी के शुरुआत में, फर्स्ट क्वार्टर में। द शॉर्ट आंसर इज दैट इट वाज चर्च ऑफ इंग्लैंड मोनोपोली। इसका एक छोटा सा आंसर है कि भैया उस समय एजुकेशन में आप देखेंगे तो चर्च की मोनोपोली थी, इंग्लैंड की चर्च ऑफ इंग्लैंड का पूरा मोनोपोली था एजुकेशन सिस्टम में, वही लोग पूरा कंट्रोल करते थे चर्च ऑफ इंग्लैंड। देयर वर ओनली 2 यूनिवर्सिटीज। अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें हम 19th सेंचुरी मतलब 1825 तक की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड में केवल और केवल आप देखेंगे तो 2 यूनिवर्सिटी थी, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, 2 ही यूनिवर्सिटी थी। These were divided into small individual colleges which were run like monastic institutions। और ये यूनिवर्सिटीज जो है कई कॉलेजेस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉलेज होते हैं उसमें बटी हुई थी। ये यूनिवर्सिटी है मान लीजिए और इसके कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज होते थे, इसमें बटी हुई होती थी। जो कॉलेजेस जो थे वो मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरह थे, मतलब ये चर्च ऑफ इंग्लैंड इसको कंट्रोल करता था। मतलब एक प्रकार से ये बड़ा मठ समझ लीजिए, ये छोटे-छोटे मठ थे, इस तरह से कंट्रोल किया करते थे। ये भी सही है कि ओनली मेन कुड अटेंड देम और उस समय तक महिलाओं को अलाउ नहीं था कि वो स्कूल जा सकें और कोई भी कोर्स वहां पर अटेंड कर सकें। ओनली मेन कुड अटेंड देम ऑफ कोर्स एंड स्टूडेंट्स हैड टू बी एंगलिकन कम्युनिकेंट्स। और ये भी कंपल्सरी था कि अगर आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको एंगलिकन कम्युनिकेंट्स होना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा एंड अटेंड द कॉलेज चैपल। और कॉलेज का जो चैपल था, जो वहाँ का जो चर्च होता है, जो है स्मॉल चर्च जो होता है, वहाँ उसको अटेंड करना आपको पड़ेगा। ये कंपल्सरी था अगर आप वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं।
द टीचर्स वर ऑर्डेन्ड मिनिस्टर्स, वहां पर जो टीचर्स होते थे उनको मिनिस्ट्रियल के रूप में ऑर्डेन किया जाता था। हु हैड टू बी अनमैरिड, और ये कंपलसरी था कि उनको अनमैरिड होना था, ऊपर ट्रू फॉल्स दिया था। सो दैट दे कुड लिव इन द कॉलेज, ताकि वो कॉलेज में रह सके। द सब्जेक्ट्स अवेलेबल वर, और उन स्कूल्स में उस समय जो सब्जेक्ट्स थे, खास करके एंशियंट ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर पढ़ाया जाता था, और डिविनिटी मतलब रिलीजन जिसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं, डिविनिटी पढ़ाई जाती थी, विच वाज टेकन बाय दोज सीकिंग ऑर्डिनेशन। खास करके ऐसे बच्चे जो है वो डिविनिटी को, रिलीजन को लेते थे, जो आगे चल करके ऑर्डिनेशन के लिए देखते थे, अर्थात चर्च में ड्यूटी वगैरह के लिए देखते थे। और मैथमेटिक्स, तो तीन चीजें आप देखेंगे कि क्लासिक्स पढ़ाया जाता था, डिविनिटी पढ़ाई जाती थी, और मैथमेटिक्स बेसिकली ये पढ़ाया जाता था। एनीवन, और कोई भी ऐसा स्टूडेंट हु वाज कैथोलिक, जेविस और मेथोडिस्ट और एथिस्ट वाज बार्ड फ्रॉम एंट्री। अगर कोई बाई रिलीजन कैथोलिक बिलीफ का है, जेविस है, या मेथोडिस्ट है, या एथिस्ट है मतलब नास्तिक है, तो उसको एंट्री नहीं मिलती थी, वाज बार्ड फ्रॉम एंट्री, एंट्री उसको नहीं मिलती थी, एंड हेंस इन इफेक्ट बार्ड फ्रॉम द प्रोफेशंस एंड द सिविल सर्विस, और इसीलिए किसी भी सरकारी नौकरी, प्रोफेशन या सिविल सर्विस से भी उसको बार कर दिया जाता था। एज फार एज हायर एजुकेशन वाज कंसर्न, जहां तक अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें उस समय, तो यू कुड से दैट राइट अप टू द 1820s, 1820 तक अगर हम देखें, 20s तक देखें, तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन हैड नॉट चेंज सिंस द मिडिल एजेस। मिडिल एजेस में जो स्थिति थी एजुकेशन सिस्टम की, वही स्थिति लगभग लगभग 1820s तक भी थी। इंग्लैंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड का पूरा कंट्रोल था। मेनी अटेम्प्ट्स वर मेड टू रिफॉर्म द सिचुएशन, एक्सपैंड हायर एजुकेशन, इस सिचुएशन को सुधारने के लिए, हायर एजुकेशन को एक्सपैंड करने के लिए, इंट्रोड्यूस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इनटू करिकुलम, करिकुलम में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, बट दे ऑल केम अप अगेंस्ट इंट्रेंस्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस, लेकिन सब के सब धराशायी हो गए क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस बड़ी हावी थी। द ब्रेक थ्रू केम इन 1826, लेकिन ये प्रयास करते करते पहला ब्रेक थ्रू आया, बड़ा ही रिमार्केबल ईयर है 1826 में, व्हेन अ यूनिवर्सिटी कॉलेज वाज फाउंडेड इन लंदन, लंदन में एक कॉलेज की स्थापना की गई जिसका नाम था यूनिवर्सिटी कॉलेज, विथ अ चार्टर, और इसका एक चार्टर बना, टू अवार्ड डिग्रीज टू मेन एंड वीमेन ऑफ ऑल रिलीजन्स और नन, हर प्रकार के रिलीजन के मेन एंड और विमेन को डिग्रीज अवार्ड करने के लिए पहला कॉलेज खुला, दैट वाज यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। तो ये आप ध्यान रखिएगा 1826 में। फ्रॉम 1828 इंग्लिश वाज ऑफर्ड एज अ सब्जेक्ट फॉर स्टडी, पहली बार इंग्लैंड में, पहला ही क्वेश्चन था कि इंग्लिश स्टडी कब से शुरू हुई, तो 1828 में पहली बार इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया इंग्लैंड में, and they appointed the first English professor of English in the study of English language merely using literature, in 1829, और 1829 में पहली बार इंग्लिश का एक प्रोफेसर नियुक्त किया गया इंग्लिश पढ़ाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1828 and the first professor in English was appointed in 1829. However, it was not really English as we know it. आज हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो वैसी इंग्लिश नहीं थी, लिटरेचर नहीं था। It was mainly the study of English language. ये इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी थी, merely using literature as a source of linguistic examples. लिटरेचर का यूज केवल लैंग्वेज को समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर किया जाता था, लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था, लैंग्वेज पर ही फोकस था। इंग्लिश लिटरेचर एज वाज फर्स्ट टॉट एट किंग्स कॉलेज लंदन, पहली बार इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो किंग्स कॉलेज लंदन में पहली बार पढ़ाया गया। अनदर कॉलेज ऑफ व्हाट लेटर बिकेम लंदन यूनिवर्सिटी, और यही कॉलेज था जो बाद में चल करके लंदन यूनिवर्सिटी बन गया, बिगिनिंग इन 1831, 1831 में इसकी स्थापना हुई
किंग्स कॉलेज की, और पहली बार इंग्लिश लिटरेचर को एज ए सब्जेक्ट इसी किंग्स कॉलेज में पढ़ाया गया। इन 1840 में एफ.डी. मॉरिस was appointed professor at किंग्स कॉलेज। किंग्स कॉलेज में इनको प्रोफेसर अपॉइंट किया गया, मॉरिस साहब को। He introduced the study of set books and his inaugural lecture lays down some of the principles of liberal humanism। इन्होंने क्या किया, मॉरिस साहब ने कुछ सेट बुक्स की स्टडी वहां पर इंट्रोड्यूस करी, और अपने इनॉग्रल लेक्चर में उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए जो कि लिबरल ह्यूमनिज्म के प्रिंसिपल्स थे। द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वुड सर्व टू इमेंसिपेट अस। वो शुरू करते हैं, कहते हैं कि इंग्लिश की जो स्टडी है जो है would serve to emancipate us from the notions and habits which are peculiar to our own age। कहते हैं इसकी स्टडी से मॉरिस साहब कहते हैं कि हम इमेंसिपेट कर पाएंगे खुद को उस नोशंस और हैबिट्स से जो कि हमारे एज की पहचान है, उससे पेक्यूलियरिटी है हमारे एज की, उससे हम अपने आप को इमेंसिपेट कर पाएंगे। कनेक्टिंग अस इंस्टेड विथ व्हाट इज फिक्स्ड एंड एंड्योरिंग। और यहाँ पर आगे चल करके मॉरिस साहब के यही जो प्रिंसिपल्स थे, ये हमारे लिबरल ह्यूमनिज्म के प्रिंसिपल्स बनते हैं। मॉरिस रिगार्डेड लिटरेचर एज द पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ द मिडिल क्लास। मॉरिस के हिसाब से जो लिटरेचर है वो मिडिल क्लास की पेक्यूलियर प्रॉपर्टी है, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ देयर वैल्यूज। और लिटरेचर में कुछ नहीं, केवल मिडिल क्लास के वैल्यूज को एक्सप्रेस किया गया है। मतलब अगर कुल मिला जुला के देखें तो लिटरेचर बिलोंग्स टू मिडिल क्लास, ये मॉरिस साहब का कहना था। फॉर हिम, मॉरिस के हिसाब से मिडिल क्लास रिप्रेजेंट्स द एसेंस ऑफ इंग्लिशनेस। जो इंग्लिशनेस होता है उसका जो एसेंस है, सबसे बेहतर अगर कोई प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो मिडिल क्लास है। इंग्लिशनेस को सबसे बढ़िया रिप्रेजेंट करती है। इंग्लिशनेस है क्या? द एरिस्टोक्रेसी आर पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल एलीट। एरिस्टोक्रेसी तो इंटरनेशनल एलीट के पार्ट हैं। एंड द पुअर नीड टू गिव ऑल देयर अटेंशन टू इंश्योरिंग मेयर सर्वाइवल। और जो गरीब हैं वो तो केवल जिंदा रहने में ही अपनी पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो लिटरेचर बचा किसके लिए? लिटरेचर बचा किसके लिए? मिडिल क्लास के लिए। तो मिडिल क्लास एजुकेशन शुड बी पेक्यूलियरली इंग्लिश। इसीलिए मिडिल क्लास की एजुकेशन पेक्यूलियरली इंग्लिश थी, एंड देयरफॉर शुड सेंटर ऑन इंग्लिश लिटरेचर। इसीलिए वो इंग्लिश लिटरेचर पर केंद्रित थी। मॉरिस वाज वेल अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ ऑल दिस। और मॉरिस इन सब का पॉलिटिकल डायमेंशन क्या हो सकता है उससे बहुत वाकिफ थे। पीपल सो एजुकेटेड would feel that they belong to England। इस प्रकार से जो लोग इंग्लिश पढ़ेंगे उनको लगेगा, मिडिल क्लास के लोग, कि रियली में वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। That they had a country, उनका अपना कंट्री है, because they are English and they know English। Political agitators may ask what this can mean when his neighbor rides in a carriage and he walks on foot, but he will feel his nationality to be a reality in spite of what they say। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एजिटेटर्स जो है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है कि जब उनके पड़ोसी किसी कैरेज में राइड करते हैं और वो अपने फूट पर चलते हैं तो इस इंग्लिश का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी अगर वो इंग्लिश सीखे रहेंगे तो ही विल फील हिज नेशनैलिटी टू बी रियलिटी। उनको लगेगा कि उनकी नेशनैलिटी जो है वो रियलिटी है, बिकॉज दे आर इंग्लिश एंड दे नो इंग्लिश इन स्पाइट ऑफ व्हाट दे से। इन शॉर्ट, लर्निंग इंग्लिश विल गिव पीपल a stake in maintaining the political status quo without any redistribution of wealth। तो कह रहा है कि उनका जो स्टेटस को है, पॉलिटिकल स्टेटस को, वो वैसे का वैसा बना रहेगा, क्योंकि दे विल नेवर डिमांड फॉर एनी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और उनको लगेगा कि हम देश के लिए हैं। नाउ you can see from this that the study of English literature is being seen as a kind of substitute for religion। यहाँ पर देखें तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाना एक सब्स्टिट्यूट था किसके लिए? रिलीजन के लिए। ये एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, सब्स्टिट्यूट फॉर रिलीजन। इंग्लैंड में रिलीजन के सब्स्टिट्यूट के रूप में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाने लगा। इट वॉज वेल नोन दैट अटेंडेंस एट चर्च बिलो मिडिल क्लास
लेवल वाज वेरी पैची। मिडिल क्लास लेवल से नीचे अगर अटेंडेंस देखें चर्च में तो बड़ा कम था। लोग चर्च में बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, लोअर क्लास के लोग जो थे। The worry was that the lower classes would feel that they had no stake in the country. टेंशन इस बात की थी कि जो लोअर क्लास थे उनको लगेगा कि देश में तो उनका कोई मतलब ही नहीं है, उनका कोई अपना हित नहीं है। एंड हैविंग नो रिलीजन टू टीच देम morality and restraint, they would rebel and something like the French Revolution would take place. और ये जो लोअर क्लास हैं, अगर इनके पास कोई रिलीजन का कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई इनको मॉरलिटी और रिस्ट्रेंट करने वाला नहीं रहेगा, सिखाने वाला, और ये चर्च आते नहीं हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह ये भी रेबल कर जाएं और ऐसा कोई रिवॉल्यूशन यहाँ भी आ जाए। तो इन लोगों ने सोचा कि इंग्लिश को एज अ रिप्लेसमेंट, रिलीजन के रिप्लेसमेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। द चार्टिस्ट एजिटेशन ऑफ द 1830s, और 1830 में जो चार्टिस्ट का विद्रोह हुआ था, एजिटेशन हुआ था, was thought to be the start of this। माना जाता है कि यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। एंड द फर्स्ट इंग्लिश कोर्सेज आर पुट इन प्लेस एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। और पहली बार 30s में ही आप देखें तो इंग्लिश को एज अ कोर्स हर जगह इंट्रोड्यूस किया गया। तो कहीं ना कहीं ये एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ रिलीजन के तौर पर इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था। The conventional reading of the origins of the subject of English is that this kind of thinking begins with Matthew Arnold in 1850s and reaches its height with the publication of the Newbold Report on the teaching of English in England in 1921। बेरी साहब कह रहे हैं कि ये जो कन्वेंशनल रीडिंग ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश था, अर्थात इंग्लिश सब्जेक्ट की जो ओरिजिन थी, इसका जो कन्वेंशनल रीडिंग था, ये दैट दिस काइंड ऑफ थिंकिंग बिगिंस विथ मैथ्यू अर्नोल्ड। अगर देखें तो ये जो कन्वेंशनल रीडिंग का थिंकिंग था, ये इसकी शुरुआत अगर इंग्लिश की देखें रिलीजन से रिलेट करके, मैथ्यू अर्नोल्ड जैसे राइटर 1850s में वहां से शुरू होता है और ये अपने पीक पर पहुंचता है, हाइट पर। कहां पर? जब 1921 में न्यू बोल्ड रिपोर्ट आती है ऑन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंग्लैंड इन 1921। इंग्लैंड में इंग्लिश के टीचिंग पर एक रिपोर्ट तैयार की गई 1921 में, जिसका नाम था न्यू बोल्ट रिपोर्ट। तो वहां पर पता चला कि इंग्लिश अपने अपेक्स पर थी, टॉप पर थी। इट इज एविडेंट फ्रॉम मटेरियल लाइक मॉरिस's inaugural lecture that this was happening much earlier। ये था जो मॉरिस जैसे लोगों का जो इनॉग्रल लेक्चर है, वहां के रिसोर्सेस से बिल्कुल ये क्लियर होता है, ये बहुत पहले ही सब कुछ हो रहा था। However, I do not accept the simplistic view that the founders of English were motivated merely by a desire for ideological control। लेकिन कहते हैं कि मैं इस बात से हालांकि बहुत एग्री नहीं करता हूं, कंप्लीटली इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि जो इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया गया वो केवल एक आइडियोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। इस बात को मैं उतना लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं करता हूं। दिस वाज अनडाउटेडली वन ऑफ देयर मोटिव्स। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, उनके मोटिव में से एक ये भी था, लोगों पर कंट्रोल रखना। रिलीजन के थ्रू चर्च में जो लोग आते हैं उनको तो समझाना, उनको मॉरलिटी देना, उनको लेसन्स देना, उनका कंट्रोल करना आसान था। लेकिन जो चर्च नहीं आ रहे थे उन तक कैसे कंट्रोल किया जाए, कहीं वो रेबल न कर दें। इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया। कह रहे हैं इस बात को मैं मानता हूं कि एक ये भी फैक्टर था जरूर, लेकिन केवल यही एक फैक्टर था ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वन ऑफ द मोटिव्स था। But reality was much more complicated. There was behind the teaching of early English a distinctly Victorian mixture of class guilt about social inequalities, a genuine desire to improve things for everybody। कह रहे हैं इसके पीछे और भी कारण थे, इंग्लिश टीचिंग के पीछे क्या कारण थे? विक्टोरियन में जो क्लास गिल्ट था, मिक्सचर ऑफ क्लास गिल्ट था, सोशल इनइक्वालिटी थी, उसको दूर करने के लिए, लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए, अ काइंड ऑफ मिशनरी जील टू स्प्रेड कल्चर एंड एनलाइटनमेंट, और इंग्लिश कल्चर को और एनलाइट करने के लिए
एक मिशनरी को एस्टैब्लिश करने के लिए ये भी एक कारण था, एंड अ सेल्फ इंटरेस्टेड डिजायर टू मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी, और सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन करने का जो एक सेल्फ डिजायर है वो भी मेंटेन करने के लिए शायद इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया था। लंदन यूनिवर्सिटी डिग्रीज were taught by external license at university college in major industrial cities। कह रहे हैं कि लंदन यूनिवर्सिटी में देखें तो डिग्रीज में जो है लोगों को एक्सटर्नल लाइसेंस से पढ़ाया जाता था कॉलेजेस में। बहुत सारे मेजर इंडस्ट्रियल जो सिटीज थी, जैसे लिवरपूल हो गया, बिर्मिंघम हो गया, ये सब काफी बड़े बड़े शहर हैं, मैनचेस्टर हो गया, शेफील्ड हो गया, लीड्स हो गया, ऐसे बहुत सारे शहर थे जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, वहां पर इन पे पढ़ाया जाता था। ऑल दीज प्लेसेस इवेंचुअली बिकमिंग मेजर यूनिवर्सिटीज इन दियर ओन राइट। और आगे चल करके ये जितने भी प्लेसेस थे सब मेजर यूनिवर्सिटीज में बदल गए। Hence the spread of the subject at degree level throughout the country। इस प्रकार से देखें तो पूरे देश में इंग्लिश को डिग्री लेवल पर फैलाया गया। However, Oxford and Cambridge were suspicious of the new subject of English and held out against it। और माना जाता है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज अभी भी इंग्लिश को लेकर के बहुत जो है ससेप्टिबल थे, और इसी वजह से माना जाता है कि ऑक्सफोर्ड में पहली बार 1894 में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया और कैम्ब्रिज में 1911 में। तो ये कितनी बड़ी बात है। जिस यूनिवर्सिटीज की हम दुहाई देते हैं हम भारतीय लोग, उसमें इंग्लिश 1894 में और 1911 में कैम्ब्रिज में इंट्रोड्यूस किया गया। In the last quarter of the 19th century, there was vigorous discussion and campaigning to establish a chair in English at Oxford। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते 90 तक के आसपास काफी डिस्कशन हुआ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की एक चेयर स्टैब्लिश की जाए। इन 1887 पहली बार 1887 में द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज डिफीटेड लार्जली बिकॉज ऑफ अ स्पीच इन द कन्वोकेशन बाय प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एडवर्ड फ्रीमैन। पहली बार ये प्रस्ताव ला गया 1887 में, ये प्रस्ताव फेल हो गया। क्यों फेल हो गया इंग्लिश चेयर स्टैब्लिश? क्योंकि एक हिस्टोरियन थे, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री थे सॉरी, जिनका नाम था एडवर्ड फ्रीमैन। इन्होंने लेक्चर दिया कन्वोकेशन सेरेमनी में और इस प्रस्ताव को डिफीट कर दिया गया, इंग्लिश की भी एक चेयर होनी चाहिए। फ्रीमैन्स स्पीच इज अनदर की डॉक्यूमेंट। आज भी फ्रीमैन की स्पीच एक डॉक्यूमेंट है इसका। इट टचेज अपॉन सेवरल प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश व्हिच आर स्टिल अनरिजॉल्व्ड। जिसमें फ्रीमैन बताते हैं कि इंग्लिश में समस्या वास्तव में क्या है और वो समस्या आज भी अनरिजॉल्व्ड है, उसको सॉल्व नहीं किया गया है। ही सेड, अपने स्पीच में जो एडवर्ड फ्रीमैन साहब हैं उन्होंने कहा था, क्या कहा था? We are told that the study of literature cultivates the taste, educates and sympathizes and enlarges the mind। हमें ये बताया गया कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने से हमारा टेस्ट कल्टीवेट होगा, हम एजुकेट होंगे और हमारा माइंड एनलार्ज होगा। These are all excellent things। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। Only we cannot examine taste and sympathies। केवल हम टेस्ट और सिंपैथीज को एग्जामिन नहीं कर सकते। एग्जामिनर्स मस्ट हैव टेक्निकल एंड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन टू एग्जामिन। एग्जामिनर्स के पास टेक्निकल और कुछ इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होना चाहिए एग्जामिन करने के लिए। केवल टेस्ट के हिसाब से और सिंपैथीज के हिसाब से हम चीजों को एग्जामिन नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि पानी अगर है, वाटर है, अगर H2O है तो H2O को हम एग्जामिन कर सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है कि नहीं है। लेकिन हम कहें मेरे मुंह में पानी जैसा है, इसको एग्जामिन करने का कोई तरीका नहीं है। ये कह करके इन्होंने क्या किया? लिटरेचर को रिजेक्ट कर दिया, लिटरेचर को रिजेक्ट कर दिया। और ये प्रॉब्लम आज भी अनरिजॉल्व्ड है क्योंकि कोई इसका टेक्निकल और पॉजिटिव हमारे पास फीडबैक नहीं है। दिस इज अ प्रॉब्लम विच हैज नेवर बीन इंटायरली सॉल्व्ड इन इंग्लिश। और ये प्रॉब्लम इंग्लिश में आज तक सॉल्व नहीं हुई। What exactly is its knowledge component? As a way of attaching specific and technical information to the study of English, early supporters had advocated the systematic study of language, but early advocates of English wanted to separate literature and language study
so that the one could be done without the other. कह रहे हैं कि शुरू में क्या था कि लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को कुछ अर्ली सपोर्टर्स ने सपोर्ट किया, लेकिन कुछ अर्ली सपोर्टर्स ने लिटरेचर को एज अ सब्जेक्ट अलग पढ़ाने को एडवोकेट किया और ताकि दोनों को अलग-अलग पढ़ा जाए। फ्रीमैन्स फेमस रिस्पॉन्स वाज, और फ्रीमैन का एक फेमस रिस्पॉन्स था, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्टिंग्विश लिटरेचर फ्रॉम लैंग्वेज, इफ बाय लिटरेचर इज मीन्ड द स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स एंड नॉट मियर चार्टर अबाउट सेली। कह रहे हैं कि अगर लिटरेचर को लैंग्वेज से डिस्टिंग्विश करने का क्या ही अर्थ है, अगर लिटरेचर का अर्थ केवल महान किताबों को पढ़ना है और केवल सेली जो है से चैटर करना मात्र है, तो लैंग्वेज को लिटरेचर से अलग करने का क्या ही मतलब है। फ्रीमैन वॉन द आर्गुमेंट, फ्रीमैन आर्गुमेंट जीत जाते हैं। लिटरेचर हैड टू बी स्टडीड अलोंग विथ लैंग्वेज, और माना जाता है कि लिटरेचर और लैंग्वेज अलग अलग नहीं होंगे, दोनों को एक साथ पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज इट वुड नॉट बी एन एकेडमिक सब्जेक्ट एट ऑल, और नहीं तो इसको एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। So when the English course was finally set up at Oxford in 1894, और जब 1894 में पहली बार इंग्लिश कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया ऑक्सफोर्ड में, ध्यान रखिएगा, इट कंटेन्ड अ वेरी हेवी एलिमेंट ऑफ हिस्टोरिकल लैंग्वेज स्टडी, इसमें बहुत हेवी हिस्टोरिकल लैंग्वेज स्टडी को इंट्रोड्यूस किया गया। एंग्लो सैक्सन के, गोथिक के, लेटो सैल्वोनिक के, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज को, सबको फ्रॉम विच इट हैज स्टिल नॉट मैनेज टू फ्री इटसेल्फ एंटायरली, सबको इंग्लिश में ला करके थोप दिया गया लैंग्वेज में, और आज भी हमारा लिटरेचर इनसे फ्री नहीं हो पाया है, इनकी लैंग्वेज को आज भी हम झेलते हैं, हमें उसको पढ़ना पड़ता है। A greater sense of direction was given to English in the Cambridge English School in the 1920s. तरह इंग्लिश को थोड़ा सा और डायरेक्शन मिला बढ़िया जब पहली बार कैम्ब्रिज में इंग्लिश स्कूल 1920s में इसको महत्व दिया गया। बिकॉज कैम्ब्रिज इंग्लिश वाज द मोस्ट रिसेंटली फाउंडेड, dating only from 1911, it had the least weight of tradition to fight against, so change was relatively easy. 1911 में जब कैम्ब्रिज में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया तो उस समय इतने चैलेंजेस इसके सामने नहीं थे, ट्रेडिशनल चैलेंजेस नहीं थे। The engineers of this change were a group of people who began teaching at Cambridge in the 1920s. 1920s में एक ग्रुप था टीचर्स का जो उस समय पढ़ाते थे, उन लोगों ने इंग्लिश को एक अलग तरीके से पुट करना शुरू किया, और उनमें से कुछ फेमस टीचर्स थे जिनका नाम है आई रिचर्ड्स, विलियम इप्सन एंड एफ.आर. लेविस। आई रिचर्ड्स जो हमारे थे वाज द, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडर ऑफ अ मेथड ऑफ स्टडिंग इंग्लिश। इन्होंने इंग्लिश पढ़ने का एक मेथड फाउंड किया, विच इज स्टिल द नॉर्म टुडे, और ये आज भी एक नॉर्म के रूप में जाना जाता है। फर्स्टली इट मेड अ डिसिसिव ब्रेक बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। रिचर्ड साहब ने कहा कि लैंग्वेज और लिटरेचर के बीच में एक ब्रेक होना चाहिए। रिचर्ड्स पायनियर द टेक्निक कॉल्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और इन्होंने एक टर्म दिया, एक टेक्निक दी जिसको नाम दिया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो कि इनकी एक बुक लिखी गई 1929 में, उसका टाइटल भी था, द टाइटल ऑफ हिज 1929 बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाम से इनकी एक बुक भी आई थी। दिस मेड अ क्लोज स्टडी ऑफ लिटरेचर पॉसिबल बाय आइसोलेटिंग द टेक्स्ट फ्रॉम हिस्ट्री एंड कॉन्टेक्स्ट। पहली बार इन्होंने कहा कि जो इंग्लिश की स्टडी है, लिटरेचर की स्टडी है, उसको आइसोलेट किया जाना चाहिए टेक्स्ट से, हिस्ट्री और उसके कॉन्टेक्स्ट के जो टेक्स्ट हैं उससे अलग करके उसकी स्टडी करनी चाहिए, न कि हम उसको हिस्ट्री से जोड़कर उसकी स्टडी करें। एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग टू स्टडी the Renaissance period as a distinct historical moment with its characteristic outlook, social formations and so on, students could learn the technique of practical criticism and simply analyze the words on the page. तरह सब कुछ भूल जाइए, केवल पेज पर जो लिखा है उसको आप पढ़िए।
ये किससे प्रभावित था, रेनेसां से था, क्या हिस्टोरिकल मोमेंट था, कहाँ से आया, कैसे आया, सब छोड़ दीजिए। तो जो टेक्स्ट है केवल उसको एनालाइज़ करिए, वही उसी को एन्जॉय करिए। ये टेक्निक थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की, वर्ड्स ऑन द पेज को एनालाइज़ करना। The gain from this was that it was no longer possible to offer a vague, flowery, metaphorical effusion and call it criticism. कह रहे हैं कि इससे एक चीज तो मिला कि ऐसा नहीं था कोई वेग सा फ्लावरी बहुत बढ़ा चढ़ा करके आपने कुछ कह दिया और आप उसको क्रिटिसिज्म बोले, ऐसा नहीं है। जो पेज पर है केवल उसको उसका क्रिटिसिज्म करिए आप। उसको आपने किसी से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद आपने हाई टावर्स क्रिएट करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल टू द पॉइंट वर्ड्स ऑन द पेज को क्रिटिसाइज करना चाहिए, वर्ड ऑन द पेज को आर्ग्यू करना चाहिए। Richards argued that there should be much more close attention to the precise details of the text. टेक्स्ट के प्रेसिस डिटेल्स को ज्यादा बारीकी से हमें देखना चाहिए, उसी पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। तो एक तो पहले हमारे राइटर थे कौन, आइए रिचर्ड साहब। सेकंड कैम्ब्रिज पायनियर, और कैम्ब्रिज में ही पढ़ाने वाले एक और राइटर थे जो कि आइए रिचर्ड्स के शिष्य भी थे, जिनका नाम था विलियम इप्सन। अ सेकंड कैम्ब्रिज पायनियर वाज अ पीपल ऑफ रिचर्ड्स। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, आइए रिचर्ड्स मान लीजिए आपको दे दिया क्वेश्चन, कैसे एग्जाम में आपको दे देगा, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट, मान लीजिए आपको दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया गया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के फादर जो है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, या मान लीजिए आइए रिचर्ड्स को कह दिया, आइए रिचर्ड्स की बुक जो है पब्लिश हुई 1929 में, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। उसके बाद आपको दे दिया कि जो है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही वाज अ प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तीसरा दे दिया देयर वाज अ फेलो प्रोफेसर विलियम इप्सन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आपको दे दिया। फिर चौथा आपको ऑप्शन दे दिया गया इप्सन वाज रिचर्ड्स टीचर या प्रोफेसर। और फिर आपको दे दिया गया कि रिचर्ड्स आल्सो टॉट एट ऑक्सफोर्ड। ऐसे करके मान लीजिए आपको दे दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि रिचर्ड्स के जो गुरु थे वो इप्सन नहीं थे, बल्कि इप्सन के गुरु रिचर्ड्स थे और उनके साथ फेलो प्रोफेसर भी थे। तो विलियम इप्सन who presented his tutor with the manuscripts of the book which was published in 1930, इप्सन ने अपनी एक बुक पब्लिश की और अपने गुरु को ला करके दिया भी मैन्युस्क्रिप्ट उसकी अपने ट्यूटर को, जिस बुक का नाम था 1930 में आई थी, बुक का नाम था 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। दिस बुक took the Richards method of close verbal analysis to what many felt to be an extreme। और इस बुक में इन्होंने जो मेथड था, आइए रिचर्ड्स का जो मेथड था टीचिंग का, एनालिसिस का, आइए रिचर्ड्स का, उसको यहाँ पर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का जो मेथड था वर्ड्स ऑन द पेज, उसको हूबहू कॉपी करके यहाँ पर ले आए और उसको और एक लेवल पर लेकर के आगे गए। नाउ इप्सन आइडेंटिफाइड 7 डिफरेंट टाइप्स। इप्सन ने 7 अलग अलग प्रकार के वर्बल डिफिकल्टीज को फाइंड किया पोएट्री में और उसी को दिया 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। पोएट्री में 7 प्रकार की वर्बल डिफिकल्टी होती है, विच इज व्हाट ही मीन्ड बाय एम्बिग्यूटी। 7 प्रकार की डिफिकल्टी होती है एंड गेव एग्जांपल्स ऑफ देम, और उन सब के उदाहरण भी उन्होंने दिया विथ वर्ड एनालिसिस। और इन्हीं के साथ एक और टीचर थे कैम्ब्रिज में, अनदर कैम्ब्रिज क्रिटिक थे जिनका नाम था एफआर लेविस। Said in a review that it is highly disturbing book। उन्होंने एक रिव्यू में कहा था कि ये बुक हाईली डिस्टर्बिंग है बिकॉज इट यूजेस इंटेलिजेंस ऑन पोएट्री एज सीरियसली एज इफ इट वर मैथमेटिक्स। ये कहते हैं 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी में इंग्लिश में ऐसा सीरियस जो है इंटेलिजेंस का यूज किया है, मानो कोई मैथ्स पर उतना इंटेलिजेंस यूज करता हो, इतना इंटेलिजेंस यूज किया है। ये किसने कहा? एफआर लेविस साहब ने कहा।
नॉट एवरीबडी लाइक दिस अल्ट्रा क्लोज फॉर्म ऑफ रीडिंग। ये जो अल्ट्रा क्लोज फॉर्म ऑफ रीडिंग थी, सब कोई इसको पसंद नहीं करते थे। टी.एस. इलियट साहब उसी में से एक थे। वो कहते थे, टी.एस. इलियट कॉल्ड इट द लेमन स्क्वीजर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आता है और आप सब लोग कहते हैं सर क्वेश्चन पता नहीं कहां से आया था। मान लीजिए आपसे पूछा जाए लेमन स्क्वीजर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म किसने कहा है, किसको कहा है? तो कैम्ब्रिज क्रिटिक जो थे, जिसमें खास करके हमारे रिचर्ड साहब आते थे, इप्सन साहब और लेविस साहब, उनको टी.एस. इलियट साहब ने कहा है लेमन स्क्वीजर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म ना। And his own critical writing is always on much more generalized level. The last of these Cambridge pioneer was F.R. Lewis. और F.R. Lewis हमारे अंतिम हैं, इसमें तीसरे हैं। Probably the most influential figure in the 20th century British criticism. अगर हम 20वीं शताब्दी के ब्रिटिश क्रिटिसिज्म की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल भी ये हैं। In 1929 he met and married क्यू डी रॉथ। कह रहे हैं कि 1929 में एफ.आर. लेविस की मुलाकात हुई क्यू डी रॉथ से और इन्होंने उससे शादी भी कर ली। सब्सिक्वेंटली नोन एज क्यू डी लेविस, बाद में इनको क्यू डी लेविस के नाम से जाना गया। ही हैड रिटन हिज डॉक्टरल थीसिस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन जर्नलिज्म एंड लिटरेचर। और आपको पता है लेविस साहब जो थे, इन्होंने अपनी थीसिस जर्नलिज्म और लिटरेचर के रिलेशनशिप पर लिखी है। He had written hers on popular fictions। और उसके बाद देखें तो उन्होंने जो है बहुत सारे पॉपुलर फिक्शंस जो है उन्होंने लिखे हैं लेविस के ऊपर। These were revolutionary topics and a certain excitements and glamour attached to this couple in 1930s। और बहुत सारा ग्लैमर और ये सब टॉपिक 1930s में इन दोनों कपल के बारे में लिखा जाता था। In 1932 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। In 1932 they founded an important journal called Scrutiny। 1932 में इन दोनों ने एक जर्नल एस्टैब्लिश किया, फाउंड किया, जिसका नाम था स्क्रूटनी। दोनों ने मतलब एफ.आर. लेविस और क्यू डी लेविस। एंड प्रोड्यूस्ड इट टुगेदर फॉर 21 ईयर्स। और 21 साल तक ये चलता रहा, मतलब 1953 तक चलता रहा। एज द टाइटल इम्प्लाइज इट एक्सटेंडेड द क्लोज रीडिंग। टाइटल, जैसे टाइटल खुद ही बताता है, स्क्रूटनी मतलब क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग पर ये बेस्ड था। मेथड बियॉन्ड पोएट्री टू नॉवेल्स एंड अदर मटेरियल्स। लेकिन ये केवल पोएट्री में नहीं था, नॉवेल्स और कितने भी मटेरियल्स जो भी हैं उनकी क्लोज रीडिंग किया करता था। और इसका नाम था स्क्रूटनी। क्या नाम था? स्क्रूटनी, ये ध्यान रखिएगा। Lewis's fault as a critic are that his close readings often turn out to contain lengthy quotations on which there is surprisingly little comment। F.R. लेविस की क्रिटिसिज्म की सबसे बड़ी कमी क्या थी? क्लोज रीडिंग करते थे लेकिन इतने लेंदी कोटेशंस में अपने कंटेंट को देते थे कि शायद ही कोई उस पर कमेंट करे, इतने लेंदी होते थे। The assumption is that the competent reader will see there what Lewis sees। कह रहे हैं कि assumption ये है कि जो competent reader है वो वही देखेगा जो लेविस देखते थे। As has been said of him, he often gives the impression that he is analyzing the text when he is really just paraphrasing it। उनके बारे में कहा जाता है कि वो टेक्स्ट को पैराफ्रेज करते थे, लेकिन ऐसा दिखाते थे कि मानो वो टेक्स्ट को क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। पहली समस्या ये थी। सेकेंडली, हिज अप्रोच टू लिटरेचर इज ओवरवेलमिंग मोरली, इट्स पर्पस इज टू टीच अस अबाउट लाइफ। करें, इनका पर्पस है हमें लाइफ के बारे में सिखाना। टू ट्रांसमिट ह्यूमन वैल्यूज को ट्रांसमिट करना। His critical terms are never properly defined। इनके क्रिटिकल टर्म्स हम कहीं प्रॉपरली देखते नहीं, ऐसा लगता है मानो ये हमें एजुकेट कर रहे हो, हमें वैल्यूज को सिखा रहे हो। He famously refused, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, he famously refused the invitation offered by the critic रेन वेलक in 1930s। 1930 में एक क्रिटिक थे रेन वेलक, इनकी भी बुक आती है बड़ी थ्योरी पर, ध्यान रखिएगा रेन वेलक की जो है। इन्होंने इनको ऑफर किया था, इनको इनवाइट किया था 1930s में।
or that he should spell out the principles on which he operated in a more explicit way than hitherto, कि आपने जो प्रिंसिपल्स आपने बनाए हैं उस पे थोड़ा सा कुछ लाइट आकर के डाल दीजिए। तो इन्होंने इस ऑफर को मना कर दिया था। द रिजल्ट वाज वन मोर डिग्री ऑफ आइसोलेशन फॉर लिटरेरी स्टडीज, और शायद लिटरेरी स्टडीज में अगर ये इन्होंने कुछ कहा होता तो आज हमें कुछ और पढ़ने को मिलता, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं है। In the period of its growth, just surveyed, it claimed independence from language studies, from historical consideration and from philosophical questions. धीरे धीरे इंग्लिश ने अपने लैंग्वेज से अपना पीछा छुड़ाया, हिस्टोरिकल कंसिडरेशन से अपना पीछे छुड़ाया और फिलोसफिकल क्वेश्चन से अपना पीछा छुड़ाया। The consensus which held the subject together from 1930s to 1960s rested upon the acceptance of these demarcations। कह रहे हैं कि 30 से 60 तक अगर देखें तो सब लोग इस बात पे सहमत थे कि हाँ ठीक है, इसको एज ए सब्जेक्ट इसी रूप में एक्सेप्ट किया जाए। द प्रोजेक्ट ऑफ थियोरी फ्रॉम द 1960s onwards is in essence to re-establish connections between literary studies and these key academic fields from which it had so resolutely separated itself। और 1960 के बाद से देखें तो थियरी का प्रोजेक्ट, थियरी का जो कॉन्सेप्ट आया, ये केवल इसी बात की स्टडी करने के लिए आया कि लिटरेचर ने अपने आप को 3 चीजों से जो अलग किया, इंग्लिश लिटरेचर ने किससे अलग किया, इसने ऊपर दिया गया था, कहाँ गया, एक तो हिस्टोरिकल कंसिडरेशन से, फिलोसफिकल क्वेश्चन से और लैंग्वेज से। इन तीनों चीजों से जो इसने अपने आप को अलग किया, तो तीनों से इसका क्या कनेक्शन था, इसी को फिर से स्टडी करने के लिए एक नई थ्योरी चली जिसको प्रोजेक्ट थ्योरी कहा गया, और यही आगे चल के थियरी का पार्ट बना, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, थियरी इन इंग्लिश लिटरेचर। तो आइए, पहला हमारा 10 टेनेट्स ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म, लिबरल ह्यूमनिज्म के जो 10 सिद्धांत हैं उसको हम पढ़ेंगे, कौन कौन से वो सिद्धांत हैं। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल कर लेंगे। इट इज आई थिंक टू लेट इन द नाइट। यस, इट इज 1:10 इन द नाइट, रात के 1:10 हो गए हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कल आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी, जहाँ पर हम 10 टेनेट्स ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म, ये आपको आगे हम करेंगे। थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं, सब लोग धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा स्पीड पढ़ाएंगे। एक दो क्लासेस और भी हम चलाएंगे अभी, एक आध महीने बाद से। अभी आपकी एक क्लासेस ये चलती रहेंगी, और इसको आप रिवाइज करते रहिए, थोड़ा सा पढ़ते रहिए। कुछ न समझ में आया तो आप पूछिएगा, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना, जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, और इस 10 टेनेट्स ऑफ जो हमारे लिबरल ह्यूमनिज्म है उसके साथ। टिल देन आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। सभी को जो है गुड नाइट। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो भी फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में बताइए कि इस तरीके से उनको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, और वो लोग भी ज्वाइन करें और कोर्स का लाभ ले सकें। तो आपसे मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।